So now our next topic is limits. Limits and continuity या लिमिट्स चलो, वैसे लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स आ गया तो कॉन्टिन्यूटी वैसे ही आ गया। तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, और इस टॉपिक में हमारे पास हम क्या क्या पढ़ेंगे? सीमा यानी लिमिट्स, फलन संतत है या नहीं इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी, तीसरा हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, और नेक्स्ट वन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इन सब चीजों की बातें आएगी। ठीक है, सो आज हम लिमिट स्टार्ट करेंगे। देखिए, रब कर दूं, बता दें एक बार, रब कर दूं ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस सर, ठीक है। स्टूडेंट्स, देखिए, लिमिट्स का कंसेप्ट जो है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ना हो वहां पर भी या उसके नेबरहुड में अगर मैं फंक्शन का बिहेवियर जानना चाहता हूं तो ऐसी जगह मैं लिमिट्स का यूज करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां लिमिट फाइंड आउट करता हूं वहां पर हमेशा फंक्शन डिफाइंड होना या नहीं होना जरूरी है। मैं कह रहा हूं अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड ना भी हो तो भी उस पॉइंट पे लिमिट का बिहेवियर कैसा है, यानी उसके आसपास फंक्शन किस प्रकार की वैल्यूज रखता है, उसके लिए हम लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जांपल दूं, इंट्रोडक्शन विद लिमिट। अगर मैं आपको दो फंक्शन दूं, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। क्लियरली हम देख सकते हैं एफ एक्स जो है इसका डोमेन पूरा आर है। फलन एफ एक्स प्रत्येक एक्स पर परिभाषित है। फलन एफ एक्स प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर पर परिभाषित है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु जी एक्स की बात करें तो एक्स बराबर 3 पर परिभाषित नहीं है। एक्स बराबर 3 पर परिभाषित नहीं है, और अगर मैं इस ग्राफ को बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, जब x 0 है तो y 3 है, x 0 है तो y 3 और y 0 है तो x माइनस 3।
So this one is the graph of fx बराबर x plus 3. Now what about this one? 3 पे वैल्यू 6 आनी थी, so this one is the graph of gx. Both the function gives me same value in the neighborhood of x is equal to 3. दोनों के दोनों फंक्शन x बराबर 3 के नेबरहुड में सेम वैल्यू दे रहे हैं. जैसे जैसे मैं x इक्वल टू 3 के करीब आ रहा हूं लेफ्ट और राइट साइड से, मेरी फंक्शन की वैल्यू जो है दैट इज अप्रोचेस टूवर्ड 6, वो किस नंबर को बढ़ रही है? 6 को बढ़ रही है. इन द सेम वे जैसे जैसे मैं x की तरफ 3 की तरफ आ रहा हूं फ्रॉम राइट, मेरी वैल्यू धीरे धीरे किस नंबर को बढ़ रही है? मेरी वैल्यू धीरे धीरे नंबर 6 को बढ़ रही है. बट x बराबर 3 पर यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है. जबकि यहां पर भी x बराबर 3 के लेफ्ट से जाऊं, कोई पॉइंट को x बराबर 3 के नजदीक पहुंचते जाएंगे तो मेरी वैल्यू जो है वो 6 की तरफ बढ़ रही है. आप देखो 2.5 पुट करूंगा तो 5.5, 2.7 पुट करूंगा तो 5.7, 2.9 पुट करूंगा तो 5.9. जैसे जैसे x3 को बढ़ता जाएगा मेरा आंसर 6 की तरफ बढ़ता जा रहा है. बट 6 पे पहुंचेगा तभी जब x बराबर 3 होगा. और इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि जैसे जैसे x 3 को बढ़ रहा है आपका जो आउटपुट है वो 6 को बढ़ रहा है. जैसे जैसे x 3 को बढ़ रहा है आपका जो gx है वो 6 को बढ़ रहा है. अगर इसे हम कहते हैं, जब हम x इक्वल टू 3 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. जब x इज इक्वल टू 3 की तरफ राइट साइड से अप्रोच करते हैं इसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट. इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट. क्या हुआ? आवाज आ रही है ना? हाँ स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू. सो देखिए, एक बार मैं थोड़ा इसे रब करता हूं, एक बार नोट कर लो एक बार. x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू 6 है, x इक्वल टू 3 पर वो परिभाषित ही नहीं है. बट जैसे जैसे x 3 को बढ़ रहे हैं दोनों फंक्शन कहां अप्रोच कर रहे हैं? 6 को अप्रोच कर रहे हैं. नोट कर लो एक बार. तो डेफिनेशन लिखें सीमा की. किसी फलन fx का किसी फलन fx का क्या लिखा है?
एक कह रहा है x इक्वल टू 3 पर डिफाइंड नहीं है। हाँ, मैंने कब कहा डिफाइंड है? ये 3 पर डिफाइंड नहीं है, ये 3 पर डिफाइंड है। मैं x बराबर 3 पे कब वैल्यू निकाल रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं जैसे जैसे x 3 को अप्रोच हो रहा है fx 6 को मूव कर रहा है। फलन fx का बिंदु x बराबर a पर, फलन fx का बिंदु x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व होगा, अर्थात लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट, अर्थात लिमिट x टेंस टू a fx विद्यमान होगा यदि पहला लिमिट x टेंस टू a प्लस fx विद्यमान हो, यानी राइट हैंड लिमिट विद्यमान हो, यानी लेफ्ट साइड से बढ़ते हुए fx की वैल्यू किसी एक नंबर की तरफ या एक क्वांटिटी की तरफ अप्रोच करे। लिमिट x टेंस टू a माइनस fx विद्यमान हो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी विद्यमान हो, मतलब जैसे जैसे x a को बढ़ेगा लेफ्ट साइड से तो भी fx की वैल्यू विद्यमान हो। और अगली बात, दोनों सेम क्वांटिटी की तरफ अप्रोच करे, और अगर दोनों सेम क्वांटिटी की तरफ अप्रोच करते हैं तब हम कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व है, तब हम कहते हैं सीमा का अस्तित्व है। और इसको लिखा कैसे जाता है? तो फलन fx का x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व होगा यदि ये तीनों कंडीशन होल्ड हो जाए। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों लिमिट सेम नंबर की तरफ या सेम क्वांटिटी की तरफ अप्रोच करे। एग्जिस्ट करने का मतलब है वो किसी एक क्वांटिटी की तरफ मूव कर रहा हो, एक जगह टेंड कर रहा हो। ऐसा ना हो कि वो ऑसिलेट कर रहा हो, ऑसिलेट टाइप का बिहेवियर ना रखता हो, वो ऑसिलेट टाइप का बिहेवियर ना रखता हो। अनदर डेफिनेशन देखिए, सेकंड डेफिनेशन, संख्या L belongs to R संख्या L belongs to R को फलन fx, संख्या L belongs to R को फलन fx की x बराबर a पर सीमा कहेंगे। संख्या L बिलोंग्स टू R को फलन fx की x बराबर a पर सीमा कहेंगे यदि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, यदि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, जबकि दिस वन, यानी अर्थात
when x lies between this implies fx minus l is less than epsilon। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, x माइनस ए का मॉड 0 से बड़े होने का मतलब क्या है, x a के बराबर नहीं है, x a के बराबर नहीं है भाई। x माइनस ए का मॉड अगर 0 से बड़ा है तो x a नहीं ले रहा, इसे हम कहते हैं डिलीटेड नेबरहुड। तो आप देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, वैसे साथ साथ इसके हम ये भी लिखते हैं इंटरसेक्शन डीएफ डोमेन, मतलब इसके अंदर के जो पॉइंट है वो वही माने जाते हैं जो डोमेन के भी पॉइंट हो। बट ठीक है, हमारे में चलता है यहां पर फर्स्ट सेकंड ग्रेड में। ए माइनस डेल्टा यानी जब भी x a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में होगा सिवाय a के, इंटरसेक्शन डोमेन, जो डोमेन के पॉइंट नहीं है उनकी तो बात ही नहीं करेंगे, तब fx की वैल्यू हमेशा l माइनस एप्सिलन से l प्लस एप्सिलन के बीच में होनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि फंक्शन fx की x बराबर a पर जो लिमिट है अच्छा, वो स्टूडेंट ने कहा सर आपने लिखा x इज नॉट, हाँ मतलब x इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 3, वो नॉट इक्वल टू 3 लिख दिया। मतलब मैं कहना चाह रहा था x जो है x 3 के अलावा डिफाइंड है, ठीक है ना, हाँ वो तो लिख लीजिएगा कोई नहीं। तो ये देखिए मैंने क्या कहा, सो देखिए संख्या l को फलन fx की x बराबर a पर सीमा कब कहेंगे, यदि कोई भी एप्सिलन आपको दे दिया जाए, आप हमेशा एक ऐसा डेल्टा ढूंढ पाओ कि x जब माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगा तो fx की वैल्यू l माइनस एप्सिलन और l प्लस एप्सिलन के बीच में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैं fx देता हूं x स्क्वेयर, अब मुझे पता है और मैं लिमिट की बात करता हूं 2 पे। हम नॉर्मली ये डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे और करते भी नहीं है, तो जैसे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे x 2 को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x कहां अप्रोच कर रहा है, 4 को। तो मैंने कहा जैसे जैसे x 2 को अप्रोच करेगा f ऑफ x 4 को अप्रोच करेगा, तो एग्जामिनर का क्वेश्चन होना चाहिए अच्छा यानी x की लिमिट fx की जो लिमिट है, फलन की जो लिमिट है x बराबर 2 पे 4 है, यानी जैसे जैसे x 2 पे जा रहा है फलन fx अगर 4 को जा रहा है तो fx और 4 का डिफरेंस आप किसी भी नंबर से कम कर सकते हो। तो जरा इन दोनों का डिफरेंस जो मैं नंबर बोल रहा हूं उससे कम करके दिखाओ, क्योंकि हम हाथ से कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेटर्स का यूज नहीं कर रहे, तो मैं जो एप्सिलन है वो बहुत ज्यादा छोटा नहीं लूंगा। fx और 4 का अंतर जरा 1 से कम करके दिखाओ, यानी मुझे उसे एक ऐसा डेल्टा ढूंढ के देना है, एक ऐसा डेल्टा ढूंढ के देना है कि मैं क्या कहूंगा, जब भी किसी भी x की a से जो अंतर है इस डेल्टा से कम कम होगा तो fx और l का अंतर तेरे दिए हुए एप्सिलन से खुद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो देखिए ये रहा मेरा कर्व fx बराबर x स्क्वेयर, ये रहा x बराबर 2, x बराबर 2 पर मेरी वैल्यू है 4, fx और 4 का अंतर 1 से कम होना चाहिए, तो ये रहा 3, ये रहा 5, तीन कब आएगा, √3 पे,
5 कब आएगा √5 पे, √3 होता है 1.73, 1.73 और 2 का अंतर कितना होता है 0.27। ये सपोज करो 2.23 होता है, पता नहीं 2.21 होता है कि 2.23, मान लो 2.23 होता है तो 0.23 अंतर। तो देखिए मैंने क्या कहा, जब भी कोई भी x आप चुनोगे उस x का अगर 2 से जो अंतर है, उस x का 2 से जो अंतर है अगर वो 0.23 से कम होता है, अगर 2 से आप कोई भी x चुनते हो, अगर उस x का 2 से जो डिफरेंस है वो अगर 0.23 से कम होता है, तो आप कोई भी x ऐसा चुन ले जिसका 2 से डिफरेंट 0.2 से 3 से कम है, तो उस x की जो फंक्शन, उस x पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, उस x पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसका और 4 का जो डिफरेंस होगा वो तेरे दिए हुए एप्सिलन से कम हो जाएगा। तो अगर आप एक ऐसा डेल्टा ढूंढ के दे सकते हो कि उस डेल्टा के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक x पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसका और l का डिफरेंस तेरे दिए हुए एप्सिलन से कम हो गया, तो हम कहेंगे हां इसका मतलब फंक्शन जो है वो कहां अप्रोच कर रहा है, उसी नंबर l को अप्रोच कर रहा है। और ये एप्सिलन एग्जामिनर के पास होता है, एग्जामिनर वो एप्सिलन देता है, मैं उसे डेल्टा ढूंढ के देता जाता हूं। अगर वो इसी अंतर को हाफ करता तो मैं यही 4.5 और 3.5 और 4.5 देखता, और मैं देखता क्या मैं उसे एक ऐसा डेल्टा ढूंढ दे सकता हूं कि मैं कहूंगा जब भी तू इस a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच का कोई भी नंबर चुन, जब भी तेरे चूज किए हुए x और a का डिफरेंस डेल्टा से कम हो जाएगा तो fx और l का अंतर तेरे दिए हुए एप्सिलन से कम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अदरवाइज कहूंगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन है, ये एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन है। अगर हमें एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके करना होता है तो करते हैं, जो नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नहीं करते। जब तक हमें अप्लाइड पार्ट में नहीं कहा जाता था सॉल्व इट बाय यूजिंग एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन, इसे जब तक एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके करने को ना बोला जाए हम इसको अमूमन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको बोला है जरा x² और 4 का अंतर 1 से कम करके दिखाओ, या किसी भी एप्सिलन से कम करके दिखाओ, तो आप क्या कहते हो, ये क्या बन गया, ऐसा। तो आप अगर डेल्टा ये चुन लेते हैं, ये आपने डेल्टा चुन लिया, तो अब हमने क्या बोला है, जैसे जैसे तू एप्सिलन चेंज करता जाएगा मेरा डेल्टा अकॉर्डिंगली आता जाएगा। तो यानी मैं क्या कह रहा हूं, जब भी x और 2 का डिफरेंस इस डेल्टा से कम हो जाएगा fx और 4 का अंतर तेरे दिए हुए एप्सिलन से कम हो जाएगा। ये एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन है जो हम ग्रेजुएशंस में करते थे। बट ये सिर्फ और सिर्फ हमें जब बोला जाता है कि एप्सिलन डेल्टा का यूज करें, हम इसे तभी यूज करते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम इस थ्योरम, इस डेफिनेशन को नहीं यूज करते। इस डेफिनेशन में तो प्रॉपर थ्योरी है, मतलब थ्योरी वाइज प्रूव करना पड़ता है। ये लिमिट वैसा नहीं है जैसा हम नॉर्मली लिमिट्स में पढ़ा करते थे। तो एक बार ये नोट कर लें। तो दिस वन इज बेसिकली एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन, कि इन केस कभी एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन आपको आ गई तो आपको पता हो कि यहां के बाद ये है, इसका मतलब है जब भी x और a की दूरी, जब भी x इसके बीच में आएगा तो fx खुद इसके बीच में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दिस होता है, दिस इंप्लाइज दिस। जब भी x जो है, जो भी आप x चुन रहे हो, उसकी a से जो दूरी है वो 0.23 से कम हो गई, तो इसके बीच में आने वाले हर x के लिए जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसका और 4 का अंतर खुद 1 से कम हो जाएगा। दिस इज बेसिकली एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। और यही कॉन्टिन्यूटी में हम ये 0 हटा देते हैं क्योंकि वहां पर x बराबर a पर भी बात करते हैं। कॉन्टिन्यूटी में बस केवल एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, x बराबर a, उस पर भी बात की जाती है। दिस इज बेसिकली एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन। एप्सिलन डेल्टा डेफिनेशन।
जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देख के बताता हूं लिमिट्स में। जैसे देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करना है। 0 पे क्लियरली पता है मुझे कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब एक स्टूडेंट ने कहा इस एप्सिलॉन डेल्टा का आविष्कार किसने किया? पता नहीं, ये तो बीएड वालों को पता होना चाहिए किसने आविष्कार किया। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमें आनी चाहिए मैथ्स वाले को, किसने आविष्कार किया। अब क्या बताएं किसने आविष्कार किया। सो देखिए इसमें आविष्कार क्या, ये तो लॉजिकली दिख रहा है कि इसका मतलब जब भी x, कोई भी x चुन रहे हो उसका a से इतना नजदीक आ जाएगा तो ये भी खुद इतना नजदीक आ रहा है। मतलब जैसे जैसे x a को अप्रोच कर रहा है दोनों तरफ से, fx भी कहां अप्रोच कर रहा है? 4 को अप्रोच कर रहा है। तो ये देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, यहां पर 2 ही लिमिट होती है, क्योंकि अगर किसी पॉइंट को आप अप्रोच कर रहे हो तो उस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए केवल 2 ही पाथ हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक एक्स एक्सिस के लेफ्ट अलोंग, एक राइट साइड से आ रहे हो। ठीक है ना? क्योंकि आपका जो डोमेन होता है वो केवल क्या होता है? एक रियल लाइन होता है। रियल लाइन डोमेन होने का मतलब क्या है? रियल लाइन डोमेन होने का मतलब है किसी पॉइंट को अप्रोच करने के अब केवल 2 रास्ते होंगे, क्योंकि आप रियल कैलकुलस में कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल फिगर में प्लॉट होता है। यही जबकि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करते हैं तो इनपुट भी 2 डायमेंशनल होता है और आउटपुट भी 2 डायमेंशनल होता है। तो अगर इसको पिक्टोरिकली दिखाना चाहो तो ये 4 डायमेंशनल में बनेगा, जो कि बहुत आसान नहीं है या हमारे लिए इतना इजी नहीं है उसे प्लॉट करना। इसीलिए वहां डोमेन के लिए हम अलग प्लेन प्लॉट करते हैं और कोडोमेन के लिए, आउटपुट के लिए, रेंज के लिए अलग प्लेन प्लॉट करते हैं। जबकि यहां पर एक एक्सिस होता है इनपुट के लिए और एक एक्सिस होता है आउटपुट के लिए। तो हम एक्स एक्सिस को इनपुट एक्सिस भी कह सकते हैं और वाई एक्सिस को आउटपुट एक्सिस भी कह सकते हैं। तो लिमिट की बात करनी है, इसका मतलब इसे ऐसे लिखा जाता है कि एज एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स कहां अप्रोच करेगा? एफ एक्स कहां अप्रोच करेगा? जैसे जैसे एक्स 0 माइनस से जाएगा। वैसे अगर किसी को इसका ग्राफ पता है तो इसका ग्राफ बेसिकली वैसे पता है, एक्स की जगह माइनस एक्स डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसा पॉजिटिव एक्स वैसा नेगेटिव एक्स, इवन फंक्शन है। सो इसका मतलब है जैसे जैसे x 0 को जा रहा है, मेरा जो आउटपुट है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं चाहे राइट साइड से। तो ऐसे में कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो लिमिट क्या है? इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी h वाली डेफिनेशन अगर करना चाहें, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। x को मैंने क्या पुट कर दिया? 0 माइनस एच, वेयर h इज वेरी नियर टू 0 बट h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, x को क्या पुट कर दिया? 0 माइनस एच, वेयर h इज वेरी स्मॉल बट अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब क्या हुआ? अब मैंने h में पुट कर दिया, तो ये h पॉजिटिव है तो माइनस आगे लगाने का मतलब क्या हुआ? माइनस आगे लगाने का मतलब ये खुद ही नेगेटिव हो गया है, और 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा नेगेटिव ही होता है। h टेंड्स टू 0 का मतलब जैसे जैसे ये 0 की तरफ जाएगा x भी खुद 0 की तरफ जाएगा, बट हमेशा नेगेटिव से जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा? x की जगह माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह ये रिप्लेस कर दें तो आप देख सकते हो जैसे जैसे h 0 को जा रहा है ये कहां जा रहा है? इन्फिनिटी को जा रहा है। और इन द सेम वे व्हाट अबाउट राइट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। अगर x इज इक्वल टू 0 प्लस मीन्स व्हेन x इज टेंडिंग टूवर्ड 0 फ्रॉम राइट, जब x 0 से राइट की तरफ, x राइट से 0 की तरफ आ रहा है तो एट एवरी मोमेंट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट इज ग्रेटर देन 0।
और एज एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, जैसे जैसे एच जीरो की तरफ बढ़ता रहेगा एक्स भी जीरो की तरफ जा रहा है, बट एट एवरी मोमेंट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, अब सब कुछ एच में कन्वर्ट कर दीजिए, दिस बिकम्स एफ ऑफ एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एच क्या है, एंड दिस बिकम इंफिनिटी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी। सो लिमिट क्या आ गया, इंफिनिटी। सो आपकी लिमिट इंफिनिटी आ चुकी है। सो लिमिट इंफिनिटी आ चुकी है। चेक करें एक बार। है ना? तो ठीक है। सो बेसिकली इस प्रकार से इसका आंसर आता है इंफिनिटी। ऐसे में आप लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखेंगे, और लिमिट को अगर डज नॉट एग्जिस्ट लिखना है, जैसा ये एग्जांपल, इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड टेंडेंसी और राइट हैंड टेंडेंसी बराबर नहीं है। यहां पर लेफ्ट हैंड टेंडेंसी भी इंफिनिटी है, राइट हैंड टेंडेंसी भी इंफिनिटी है। इसका मतलब जैसे जैसे x जीरो की तरफ टेंड हो रहा है लेफ्ट साइड से, मेरा फंक्शन इंफिनिटी को टेंड हो रहा है, और जैसे जैसे x जीरो को टेंड हो रहा है राइट साइड से, मेरा फंक्शन भी इंफिनिटी को टेंड हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों साइड से जीरो की तरफ जाते हुए मेरा फंक्शन की टेंडेंसी सेम इंफिनिटी की तरफ है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, कॉन्टिन्यूटी में यही प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्टिन्यूटी में अगर ऐसा आ जाता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा, वो कॉन्टिन्यूस में बोलूंगा बात, अभी उसको छोड़ दीजिए। एफ एक्स बराबर 1/x एट x इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स बराबर 1/x की बात करनी हो x बराबर 0 पे, तो आप एक चीज समझिए कि एक तो x की जगह -x डालने से ये जो ग्राफ होता है इसका, ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये बड़ा फेमस ग्राफ है, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि xy बराबर 1 है। और वैसे आप देख रहे हो x और y दोनों को -x -y से रिप्लेस कर दें तो भी xy बराबर 1 बन रहा है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव में भी वही आंसर आ रहा है और नेगेटिव नेगेटिव में भी वही आंसर आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में एक जैसा, ऐसा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे x टेंड कर रहा है जीरो की तरफ फ्रॉम राइट, मेरे फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी को जा रही है। जैसे जैसे x जीरो की तरफ टेंड कर रहा है लेफ्ट साइड से, मेरे फंक्शन की वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। सो राइट हैंड टेंडेंसी इज इंफिनिटी बट लेफ्ट हैंड टेंडेंसी इज -इन्फिनिटी, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब मैं सॉल्व करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -fx, so put x is equal to 0 -h, h is very near to 0 but h is always positive, तो x की जगह -h आ गया। लिमिट s टेंड्स टू 0, तो 1/0 इंफिनिटी, तो ये -इन्फिनिटी हो गया। और यही राइट हैंड लिमिट पुट x इक्वल टू 0 + h का मतलब वही है। एक तरह से आप ऐसा ही लिख दो चाहे तो, या h लिखना है तो h लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है।
सो सीमा का अस्तित्व नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक दो छोटे छोटे एग्जांपल दे देता हूं। ताकि आप एग्जांपल से बेसिकली डेफिनेशन को भी समझें कि डेफिनेशन का क्या मतलब है। थर्ड एग्जांपल दे देता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अब आप वैसे जानते हैं कि मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, जब x 0 से बड़ा हो, जब x 0 से बड़ा है तो मॉड x तो x के बराबर ही होता है, तो ये 1 आ गया। और जब x 0 से छोटा होता है तो मॉड x किसके बराबर होता है, माइनस x के बराबर। तो बेसिकली जो इसका ग्राफ है वो कुछ ऐसा है इस फंक्शन का। जब x 0 से बड़ा होता है तो आंसर हमेशा 1, जब x 0 से छोटा है तो आंसर हमेशा -1। तो जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, आपका आउटपुट हमेशा -1 की तरफ ही बढ़ रहा है, और x 0 की तरफ जा रहा है राइट साइड से, तो आपका आंसर हमेशा 1 की तरफ ही जा रहा है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड टेंडेंसी इज नॉट सेम एज राइट हैंड टेंडेंसी। दोनों तरफ से टेंडेंसी अलग अलग है, सो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। सो पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, where h is very near to 0 but h is always greater than 0. सो इसकी जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ माइनस h। अब h पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब h पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्या आ जाएगा, मॉड -10 का मतलब क्या होता है, या मॉड -0.001 का मतलब होता है 0.001। तो ये रहा। और राइट हैंड लिमिट वही आप देख सकते हैं, जब 0 प्लस की तरफ से आ रहा है 0 प्लस h का मतलब वही होता है, x रखो या h रखो, कुछ भी रख दो जो आपका मन करे। तो मॉड x का मतलब तो x ही आ गया। और अगर आपको वैसा ही करना है तो आप ऐसा भी कर दें, कोई बात नहीं। मॉड h पॉजिटिव नंबर पे मॉड लग के भी क्या कर लेगा, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो डेफिनेशन ध्यान से देखिए, डेफिनेशन का मतलब क्या है। हमेशा फाइनाइट नंबर आने से लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने को कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसका मतलब है जैसे जैसे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, आपका fx -1 को जा रहा है, पहुंच नहीं रहा। इधर देखना, कब से रिक्वेस्ट होगी वापस होगी। So, fourth one, greatest integer sin x. Greatest integer sin x at x equal to 0. Okay? अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट और राइट साइड से, क्या ये क्वांटिटी किस नंबर की तरफ जा रहा है, क्या सेम। वैसे तो लिमिट आपको पता है, जैसे जैसे x 0 की तरफ जाता है
साइन का ये ग्राफ है, ये h बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, इस h को कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल क्वांटिटी, यानी जैसे इनफाइनाइट इतना बड़ा होता है वैसे ये h एक तरह से 1/इनफाइनाइट टाइप का होता है, वेरी नियर टू जीरो। बस उसके एक डेल्टा नेबरहुड, एक छोटे से छोटे नेबरहुड में हम बिहेवियर चेक करते हैं, बहुत नेबरहुड में। जीरो की तरफ, जैसे जैसे x जीरो की तरफ जा रहा है आपका आउटपुट भी कहां जा रहा है, जीरो की तरफ। एक जीरो से कम नंबर से जा रहा है, एक जीरो से ज्यादा से नंबर से। बट अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने से क्या इफेक्ट पड़ा वो देखते हैं, शायद इससे आपकी डेफिनेशन क्लियर हो। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, पुट x बराबर 0 माइनस h, h इज वेरी नियर टू 0 बट h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। साइन ऑफ माइनस h। अब आप देखिए h 0 से बड़ा है, मान लो h है 0.01, h अगर 0.01 है, h 0.01 है और उसके आगे मैं माइनस लगा दूं, उसके आगे माइनस लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 0.01। और माइनस 0.01 पे साइन की वैल्यू कुछ नेगेटिव आती है, कुछ नेगेटिव आती है, जो भी नेगेटिव आती हो, क्योंकि ग्राफ ऐसा होता है। 0.01 माइनस 0.01, तो इसकी वैल्यू जो भी नेगेटिव आती है, चाहे माइनस 0.0001 आती हो, जब उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, अगर वो इंटीजर ना हो तो उससे छोटे वाला इंटीजर। जैसे जैसे h 0 की तरफ बढ़ता जाएगा आपका आंसर जो भी आएगा वो 0 की तरफ बढ़ रहा है बट 0 पे पहुंच नहीं रहा, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसका आउटपुट घूम घूम के -1 आता जाएगा। क्योंकि आप कभी कह रहे हो कि सर मैंने पहले पॉइंट पुट किया 0.01, तो आपने लिख दिया साइन -0.01, उसका वो कुछ आया माइनस जो भी आया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किया तो वो भी -1 आ गया। क्योंकि h यहां बहुत छोटा है, यहां h बहुत ही छोटी क्वांटिटी है और h चाहे 0 के जितना मर्जी नजदीक ले जाओ, साइन 0 की तरफ जा रहा है, पहुंचेगा थोड़ी ना। तो आप क्या कह रहे हो, साइन की वैल्यू जैसे ही h 0 के बहुत नजदीक पहुंची, चाहे 0.0001, साइन ऑफ -0.001 क्या होगी, दैट इज वेरी नियर टू 0, दैट इज 0.0000001 भी होगी माइनस, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, दैट अगेन कम्स टू -1। आप h 0 के जितना मर्जी, क्योंकि h को 0 तो पुट करना नहीं है, 0 के जितना मर्जी नजदीक ले जाओ, h 0 के जितना मर्जी नजदीक ले जाओ, आपकी वैल्यू हमेशा 0 और -1 के बीच की ही कोई नंबर आएगा, और 0 और -1 के बीच का कोई नंबर आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा, उसका आंसर हमेशा -1 रहेगा। और ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, तो ये आ गया साइन h। अब h को 0 के नजदीक ले जाते जा रहे हो, यहां पुट किया, तो ये जो भी आपने पुट किया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। आप जैसे जैसे h को नजदीक ले जाते जा रहे हो, ये वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती जा रही है, और ये वैल्यू अगर 0 की तरफ बढ़ती जा रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जब सारी वैल्यू 0 0 की तरफ बढ़ती जा रही है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये उस तरफ, इसी कारण ये -1 हो गया। ऐसा नहीं कि आपका मतलब है इसका आंसर 0 आ जाता है, इसका आंसर 0 नहीं आता। इसका मतलब है जैसे जैसे h 0 की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव साइड से 0 की तरफ बढ़ रहा था, पर नेगेटिव साइड से कोई 0 की तरफ बढ़े, चाहे वो -0.01 हो जाए, तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही वो कहां पहुंचा देगा, उसको सीधा -1 पे पहुंचा देगा। तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि इसका मतलब है इसकी वैल्यू इक्वल टू -1 नहीं लिखी जाती, इसका मतलब लिखी जाती है जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है,
एफ एक्स इस नंबर को जा रहा है, पहुंचेगा नहीं, ठीक है ना, जा रहा है, दैट मीन्स। क्योंकि जब आपने h बराबर 0 पुट ही नहीं किया, आप तो उसके आसपास का बिहेवियर देख रहे हैं। चलो एक बार ये ट्राई करो, मैं वेट करता हूं आपकी। नाउ ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। सो स्टूडेंट्स ने कहा है लिमिट 0 है, तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका चार्जर लिया ना, चार्जर, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, वेयर h इज वेरी नियर टू 0 बट h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऐसा। तो आपने क्या किया, दिस बिकम लिमिट h टेंस टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos ऑफ माइनस h, एंड cos ऑफ माइनस h इज सेम एज cos ऑफ h, तो वो तो सेम आना ही है क्योंकि वो माइनस का असर तो खत्म ही हो गया। तो जैसे जैसे h 0 की तरफ जा रहा है, आपका आंसर धीरे धीरे 1 की तरफ जा रहा है, यानी आपका आंसर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। 0 और 1 के बीच में लाई करने के कारण उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 आता जाएगा। सो दिस विल गिव मी 0। थोड़ा इस बात को मैं और समझाने के लिए, डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियर करने के लिए क्या करते हैं हम, तो लिमिट क्या आ गई, थोड़ा और डेफिनेशन को, परिभाषा को क्लियर करते हैं। थोड़ा और डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x। अब आपको एक चीज पता होगी कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। वैसे डीएल हॉपिटल से भी इसे कर सकते हैं, वो जब मैं करूंगा तो कर लेंगे, बट ये सबको ही पता होती है, लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, अब जैसे कुछ पता नहीं होता, जैसे अभी ऊपर जैम की क्लास चल रही थी, इंटरनेट गया, बट आप कह रहे थे ना टोपोलॉजी, इतने में तो हमने टोपोलॉजी पढ़ ली, अब देखो लेट आए तो दुरुस्त आए, पूरा तो पढ़ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 जब हम स्टार्टिंग से करते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर 1 आता है। कैसे आता है नहीं आता है वो बाद की बातें हैं, बट ये इसकी वैल्यू 1 आती है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है, जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट किया, अब ये 1 को तो आ रहा है, 1 ये रहा सपोज। अब क्वेश्चन ये है क्या 1 के नीचे से 1 को आ रहा है या 1 के ऊपर से 1 को आ रहा है? पहले दो क्वेश्चन। अगर 1 के नीचे से 1 को आ रहा है तो इसकी वैल्यू जो भी है धीरे धीरे 1 को बढ़ रही है, जैसे जैसे x 0 को जाएगा ये 1 को जाएगा, बट वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको सीधा क्या दे देगा? 0। बट अगर ये 1 की तरफ आ रहा है, 1 से बड़े नंबर से 1 की तरफ आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 और उससे बड़े नंबर के बीच में है, यानी 1 और 2 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही आंसर 1 आने वाला है। इन द सेम वे मेरा क्वेश्चन है कि लेफ्ट साइड से जाते वक्त, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, तब भी क्या 1 के नीचे से ही 1 को आ रहा है, क्या 1 से बड़े नंबर से 1 को आ रहा है? तो ये हमारे सामने दो बड़े बड़े प्रश्न सामने लगे हुए हैं कि आज तक हमने ये तो कर दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल, मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा हम क्लियर करना चाह रहे थे, इसीलिए ये एग्जाम्पल काफी अच्छा है स्टार्टिंग में लेने को, कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, ये हम जानते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 हमेशा नहीं है, वो लिमिट एक्स टेंस टू 0 भी होना चाहिए। लिमिट एक्स मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फंक्शन ऐसा होता है, वो मैं वैसे लिखवा भी दूंगा, इसकी वैल्यू 1 होती है यदि x टेंस टू a में fx 0 को जाए। यहां जो भी होगा साइन fx अपॉन x, fx की वैल्यू कोई भी लिमिट लगी हो, आंसर 1 आ जाएगा, बशर्ते ये लिमिट लगने पर इस fx को कहां जाना पड़ेगा, कहां अप्रोच करना पड़ेगा, कहां अप्रोच करना पड़ेगा? 0 पे। कई बार मैंने भी 1-2 वीडियोस देखी थी, फर्स्ट सेकंड ग्रेड का कोई टीचर पढ़ा रहा था, तो उसमें लिमिट का ही क्वेश्चन था, पता नहीं कॉन्टिन्यूटी का था, उन्होंने डायरेक्ट किसी फंक्शन के अंदर लिमिट लगा दी या पता नहीं लगाई और कहा ऐसा नहीं होता है, जबकि उसके लिए भी आगे कंडीशंस हैं कि कौन से फंक्शन को कॉन्टिन्यूस हो तो आप लिमिट को एंटर कर सकते हो, कौन से को नहीं। बट वही बात है, हमारे साथ तो स्थिति भी ऐसी है ना कि कोई गलत बता रहा हो तो हम कमेंट भी नहीं कर सकते कि भाई सर क्या कर रहा है, गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम। तो वही है, जब तुम भी ऐसा काम करोगे, मान लो तुम एक क्लास पढ़ा रहे हो और स्कूल में ही घूम रहे हो और कोई आगे इकोनॉमिक्स का टीचर है, मैथ्स का कुछ गलत बता दिया, तुम सब ऐसा भी नहीं बोल सकते ओपनली। अगर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है तो उसको बोल सकते हो भाई तूने आज गलत पढ़ा दिया, वरना तुम्हें दांत पीस के रहना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। ये बात समझ गए ना जो मैंने ये बोली, जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं वो समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार कमेंट करके बता दें तो क्लियर हो गई है आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। असल में इसकी वैल्यू 1 आ रही है, हमें पता है, मतलब इसका ये नहीं कि मैंने ऐसा बोल दिया कि साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स बराबर 0 पे 1 है, फिर एक्स बराबर 0 तो पुट ही नहीं कर सकते, डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब है जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ जा रहा है तब ये 1 की तरफ जा रहा है, ये दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एज एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऐसा इसका मतलब ये है। बट वो 1 किस तरफ से जा रहा है, दोनों तरफ से सेम दिशा से जा रहा है या उल्टी दिशा से, एक में 0 से 1 से बड़े में, एक से 1 से छोटे में,
ऐसा जा रहा है या दोनों सेम दिशाओं से जा रहे हैं, वो क्वेश्चन है। तो देखते हैं। सॉरी। तो अब देखिए जरा, बात तो है। अच्छा, अब आप एक चीज समझ के देखिए, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स 1 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब पता क्या है, दोनों तकरीबन सेम होते जा रहे हैं। अरे कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू 1 कब आएगी? जब दोनों सेम होंगे, तभी तो कटेगा और बराबर 1 आ जाएगा। यानी दोनों साइन एक्स अपॉन एक्स जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ बढ़ रहा था, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते जा रहे हैं। अगर साइन एक्स बड़ा है ना एक्स से, अगर साइन एक्स एक्स से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला बड़ा है, तो असल में आंसर 1 से बड़ा बड़ा था। और अगर x बड़ा है, अगर x साइन x से बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाला अगर बड़ा होता है तो असल में संख्या छोटी होती है। तो पहले हम एक बार ज्योमेट्रिकली की बात करते हैं। ऐसा साइन x का ग्राफ, अब मैंने देखा, एक ग्राफ बना दिया मैंने y बराबर साइन एक्स का, एक ग्राफ बना दिया मैंने y बराबर साइन एक्स का, और एक ग्राफ बना रहा हूं y बराबर x का। दोनों 0 पे 0 हैं। अब आप देखिए, π/6 पर इसकी वैल्यू तो है हाफ, और ये π/6 पे π/6 है। अब π/6 कितना होता है? ये हाफ से कम, ये हाफ से बड़ा है, ये हाफ से बड़ा है ना, ये हाफ से बड़ा है कि नहीं? π/6 कितना होता है? 3.14, यानी कुछ ऐसा। यानी y बराबर x तो π/6 पे, सॉरी, ये π/6 पे दे रहा है π/6, और π/6 हाफ से बड़ा होता है। इसने π/6 पे दी हाफ वैल्यू, इसने π/6 पे दी π/6 वैल्यू। π/6 बड़ा होता है, π/6 ये रहा हाफ, ये रहा π/6, ऐसा कुछ। और वही काम मैंने इधर किया, तो आप समझ सकते हैं -π/6 पे ये तो देगा माइनस हाफ, ये -π/6, -π/6 ज्यादा नेगेटिव है, ऐसा। अब आप देखिए, यानी मेरा कहने का मतलब है, जब x 0 से बड़ा है, दोनों ऑब्वियसली बात है, जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, दोनों सेम नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते जा रहे हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते जा रहे हैं, तो कटने के बाद वो 1 आ गया, आपको 1 आता हुआ दिख रहा है। बट अब दूसरी बात देखिए, मगर हमें x जो है वो बड़ा दिख रहा है, x बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x दिख रहा है तो दोनों ऑलमोस्ट सेम होते जा रहे हैं, बट x इज ऑलवेज ग्रेटर, और नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर अगर हमेशा बड़ा है तो वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटी है। तो 1 की तरफ बढ़ तो रही है, बट 1 से छोटे नंबर से बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसका राइट हैंड लिमिट तो आने वाला है 0। अब लेफ्ट हैंड की बात करें, इसका राइट हैंड लिमिट 0 आने वाला है। करने का जो भी तरीका होता होगा, दैट इज डिफरेंट इशू। अब बात कर रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, अब बात कर रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब आप देखिए, जैसे जैसे x 0, अभी भी ये नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव है, तो जब दोनों नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो अगेन नीचे वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, अरे भाई दोनों के दोनों जब दोनों जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इनका डिफरेंस कम होता जा रहा है। दोनों भाई 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस कम होता जा रहा है, दोनों का डिफरेंस कम होता जा रहा है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम होते जा रहे हैं। सेम होंगे तो कटेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि दोनों को 0 तो होना नहीं है, क्योंकि 0 पे तो चेक कर ही नहीं रहा हूं मैं, तो 0 के नेबरहुड में चेक कर रहा हूं। जैसे जैसे 0 के नजदीक जाएंगे, दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, तो कटने के बाद आंसर तो 1 आ रहा है, समझ गया। बट हमेशा क्योंकि ये बड़ा है, अरे ये ज्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव तो काट ही दिया ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से भी आंसर 0 आ रहा है।
तो साइन लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, कहीं ये मत समझ लेना सर लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 होता है और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। नहीं, वो 1 आया नहीं है। उसका मतलब है जैसे जैसे एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है। और 1 को अप्रोच करने का मतलब ये नहीं है कि 1 से छोटे नंबर से ही अप्रोच करे, वो 1 से बड़े नंबर से भी अप्रोच कर सकता है, छोटे से भी। बट अब इसके लिए ठीक है, हमारे पास जो भी तरीका होगा हम करेंगे, वो कर लेते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए इसमें अब सबसे बड़ी पहली बात हो गई मुझे ये देखने के लिए कि साइन एक्स बड़ा है कि एक्स बड़ा है। साइन एक्स बड़ा है कि एक्स बड़ा है, उसको देखने के लिए कैलकुलस में एक तरीका होता है। कैलकुलस में एक तरीका होता है कि अब चाहे तो साइन एक्स माइनस एक्स लिख दीजिए, चाहे एक्स माइनस साइन एक्स लिख लीजिए। और मैंने एक फंक्शन बनाया, जब भी दो फंक्शन को देखना हो टेलर थ्योरम वगैरह में इनका बहुत यूज किया जाता है, इस प्रकार से कि कौन से जब इनइक्वालिटीज प्रूव करनी पड़ती है ना, उसमें हम ये तरीका प्रूव चेक करते हैं। ऐसा कि एक बार मैंने डेरिवेटिव करके देखा, जो क्या बना cos x माइनस 1, और 1 हमेशा cos x से बड़ा या बराबर रहता है, तो ये हमेशा बना नेगेटिव। और 0 कब बना? केवल काउंटेबल पॉइंट्स पे। कब बना? इसकी वैल्यू 1 कब है? 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर। तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ छोटे का बड़ा आउटपुट, बड़े का छोटा आउटपुट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप देखिए, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो x 0 से बड़ा है, राइट हैंड लिमिट में x 0 से बड़ा है, तो यानी क्योंकि डिक्रीजिंग है तो g ऑपरेट करने पर चिन्ह बदल जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब जो जितना बड़ा आंसर उतना छोटा, छोटे का आंसर बड़ा, 0 छोटा तो g ऑफ 0 बड़ा। What is g of x? What is g of 0? Sin 0 minus 0. तो sin x is less than x. दोनों साइड x से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूं क्योंकि x तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो sin x अपॉन x जो है वो 1 से कम है, और मुझे पता है लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x तो 1 की तरफ जाता है, बट x 1 से कम से 1 की तरफ जाता है। तो इससे पता लगा मुझे राइट हैंड लिमिट मेरा क्या होने वाला है। और इन द सेम वे अगर मैं यही लेफ्ट हैंड लिमिट पे काम करता तो कई बार ऐसे किसी का आंसर 1 आ रहा होता है, तो आपको क्रॉस चेक करने के लिए कि बेसिकली आंसर जो 1 आ रहा है वो किस प्रकार आ रहा है, हम इस प्रकार की अप्रोच लगाते हैं। अगर x लेस देन 0 हो जाए, gx is greater than g of 0, what is g of x? What is g of 0? So sin x is greater than x. अब x नेगेटिव है और नेगेटिव चीज से डिवाइड कर दोगे, नेगेटिव चीज से डिवाइड कर दोगे अगर, तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ये भी 1 से कम है, और अगर दोनों ही 1 से कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, दोनों 1 की तरफ जा रहे हैं बट 1 से कम है, लाइक 0.999, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? दैट कम्स आउट टू बी 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होने वाले हैं? 0 होने वाले हैं। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, बिल्कुल इसी का भाई। हम सब जानते हैं कि tan x अपॉन x भी 1 होता है, हम सभी जानते हैं कि tan x अपॉन x भी 1 होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं तो सर एनसीईआरटी किताब भी पढ़ के आया, उसमें नहीं मिलेगा, बट ठीक है, आप चीज़ें करोगे और वो चीज़ें आपको आती होगी तो यहाँ कंफर्टेबल हो जाओगे। और अगर वही करोगे तो आने वाले टाइम में लेवल कैसा बढ़ रहा है वो आप सब जानते हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। करें tan x अपॉन x, करें जल्दी ट्राई, शाबाश। इसका tan x अपॉन x का आंसर 1 होता है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर वो अब आप चेक कीजिए।
ये आपका आंसर है, लिमिट 0 0 है। तो tan x माइनस एक्स किया मैंने, डेरिवेटिव आया सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि सीकेंट की वैल्यू, सीकेंट x की वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी होती है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 से इन्फिनिटी होगी। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? छोटे इनपुट का छोटा आउटपुट, बड़े इनपुट का बड़ा आउटपुट। तो gx क्या है? g ऑफ 0। तो आपके मजे हैं, आप सॉरी बोल सकते हो, सॉरी गलत हो गया, पास में नहीं हो वरना डंडे मारता ऐसे क्वेश्चन गलत करने के लिए। तो tan x अपॉन x ग्रेटर देन 1। तो अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किसी का डेरिवेटिव 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है? फंक्शन इंक्रीज करता है। तो फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो बड़े का बड़ा आउटपुट, तो 0 बड़ा है तो g ऑफ 0 भी बड़ा होगा। gx क्या है? tan x माइनस एक्स। व्हाट इज g ऑफ 0? दैट इज 0। tan x इज लेस देन x। x नेगेटिव है, नेगेटिव से डिवाइड करोगे चिन्ह बदल जाएगा, तो दोनों 1 से बड़े हैं। तो यहां पर इसका राइट हैंड लिमिट भी 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है। सो इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में थोड़ा गलत कर दिया, सॉरी सर, गलत हो गया, सॉरी सर। क्या चाहते हो? सॉरी सॉरी, कितनी सॉरी करोगे? बचा के रखो उसे। सो देखें, सो क्वेश्चन देखिए अगला, लिमिट x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0 प्लस साइन 1 बाय एक्स। कितने हो गए? चलो 8वां मान लेता हूं, पता नहीं कितने हो गए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x। जी ऐसा, वही साइन एक्स अपॉन एक्स की बातें चल रही है। साइन एक्स अपॉन एक्स की ही बातें चल रही है। पहला है साइन 1 बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। वैसे आप समझ रहे हैं एक्स टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब h ही है, यानी x ही है। तो साइन 1 बाय एक्स, साइन 1 बाय 0 यानी साइन इंफिनिटी, जो कि -1 और 1 के बीच में दोलायमान है। अब आप एक चीज देखें, मैं अगर इसको समझाना चाहूं आपको, आपने साइन का ग्राफ देखा होगा, ठीक है हम पढ़ लेते हैं
साइन 1/0 साइन इन्फिनिटी जो कि -1 और 1 के बीच में दोलायमान है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब आप देखिए, ये रहा साइन एक्स, जीरो पाई 2 पाई, हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। और 2 पाई कितना होता है अगर आप देखो तो तकरीबन 2 × 3.14 तकरीबन 6.28, मतलब 6.28 में वो इतना गैप लेता है। अब जैसे जैसे x 0 के पास आ रहा है, अब आपको थोड़ी डेफिनेशन और क्लियर कराता हूं मैं। अब आप देखिए, जैसे जैसे x 0 के पास आ रहा है, जैसे जैसे x 0 के पास आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैंने 1/करोड़ पुट किया। अब आप समझ रहे हैं 1/करोड़ कितना होता है, 0.000000001, 7-8 बार 1 0 होगा, फिर 1 होगा। यहां 1/100 करोड़। अब आप ये भी समझ रहे हैं 1/करोड़ और 1/100 करोड़ में ज्यादा गैप नहीं है। 1/करोड़ और 1/100 करोड़ में ज्यादा गैप नहीं है, क्योंकि एक तो है ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे x 0 के पास आ रहा है, तो जब मैंने यहां 1/करोड़ पुट किया तो ये हो गया साइन करोड़, और जब मैंने 1/100 करोड़ पुट किया तो ये हो गया साइन 100 करोड़। और आपको पता है अब साइन करोड़ और साइन 100 करोड़ का जब मैं ऐसे ग्राफ बनाता जा रहा हूं, कंटिन्यू ग्राफ बनाता जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट आएगा 100 करोड़, सॉरी करोड़, और ऐसे चलते चलते कहीं 100 करोड़। तो आपको पता है कि एक पूरा जो अपना पीरियड कवर करने के लिए इसका गैप होता है 6 पॉइंट कुछ, और 1 करोड़ और 100 करोड़ के बीच में कितना गैप है 99 करोड़ का। और 99 करोड़ को 6.28 से भाग करेंगे तो तकरीबन 15 करोड़, तकरीबन 15 करोड़, यानी 15 करोड़ बार इस प्रकार इस गैप के बीच में लेगा ये, इस गैप के बीच में ऐसे 15 करोड़ बार चलेगा ये, ऐसे 15 करोड़ बार चलेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। Something like this. Something like this. इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का नजर आएगा आपको, और वो नजर आना भी लाजमी है, नजर आना भी लाजमी है। बट अब आप देखिए, अब कोई कह सकता है सर इसका मतलब जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है ये आंसर तो 0 की तरफ ही बढ़ रहा होगा शायद।
जीरो की तरफ मतलब आउटपुट जीरो की तरफ आना चाहिए, जबकि आउटपुट तो -1 और 1 के बीच में चल रहा है। अब आप देखिए, और मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी थी ये, जब ये डेफिनेशन हाथ खड़ा कर दे तो एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ आना पड़ता है। तो अच्छा, अब बताओ आप क्या कहना चाहते हो कि इसकी लिमिट क्या है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे लग रहा है ना कि इसकी लिमिट ना 0 है, शायद जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है ना, फंक्शन की वैल्यू क्या पता ऐसे करके 0 की तरफ ही आ जाए। मुझे लग रहा है कि शायद इसका मुझे लग रहा है इसका आंसर 0 की तरफ आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, हमें लग रहा है कि fx भी 0 की तरफ जा रहा है, यानी fx और 0 का अंतर आप किसी भी नंबर से कम कर सकते हो। उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो जरा fx और 0 का अंतर 1/10 से कम करके दिखाओ। fx का अंतर 1/10 से कम करके दिखाओ, fx और 0 का अंतर। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जब भी x और 0 का अंतर 1/100 करोड़ से कम होगा, जब भी x और 0 का अंतर 1/100 करोड़ या 1000 करोड़ या लाख करोड़ से कम होगा, fx और 0 का अंतर तेरे दिए हुए एप्सिलन 1/10 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तुमने ये रहा 0, x को माना है 1/लाख करोड़। तो लाख करोड़ के बाद में जब मैं पॉइंट्स पुट करना शुरू करूंगा तो लाख करोड़ से और छोटा नंबर कितना होगा, 1/1 लाख करोड़ ही मान लो। 1 लाख करोड़ एक, और 1/1 लाख करोड़ जब पुट करूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, साइन 1 लाख करोड़। अब साइन 1 लाख करोड़, और यहां पर कोई भी दो नंबर पुट कर लो। अब 1/लाख करोड़ से छोटा होता है 1/1 करोड़ करोड़, 1/2 लाख करोड़। तो 1/2 लाख करोड़ और 1/5 लाख करोड़, ये सारे नंबर इससे छोटे ही तो हैं, सारे नंबर इससे छोटे ही तो हैं 1/लाख करोड़ से। तो जब इनको यहां पुट करोगे तो 1/2 लाख करोड़ पुट करोगे तो 2 लाख करोड़, और 5 लाख करोड़ पुट करोगे तो 1/5 लाख करोड़ पुट करोगे तो साइन 5 लाख करोड़। तो 2 लाख, साइन 2 लाख और साइन 5 लाख में बीच में है गैप 3 लाख करोड़ का। उसको 6 से भी डिवाइड करा तो भी कितना आएगा, 50,000 करोड़। तो 50,000 करोड़ बार ऐसे घूमेगा, और जो चीज 50,000 करोड़ बार ऐसे घूम रही है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा x मिलेगा जिसपे वैल्यू 1 आएगी, कोई ना कोई ऐसा x मिलेगा जिसपे वैल्यू -1 आएगी। और जब x की वैल्यू 1 आ रही है और -1 आ रही है जब फंक्शन की वैल्यू, तो उस फंक्शन की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 और 0 का अंतर 1/10 से कैसे कम हो गया, क्योंकि आपने मुझे जो अंतराल दे दिया उस अंतराल के बीच में अब मैं कोई भी x पुट कर दूं, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसका और इसका अंतर अब तेरे दिए हुए एप्सिलन से कम हो जाना चाहिए था। जबकि उसके बीच में आपको ऐसे x मिलेंगे, इनके बीच में भाई, इनके जितना भी छोटा अंतराल ले लिया आपने ये जितना मर्जी छोटा अंतराल ले लिया, इसके बीच में आपको ऐसे x मिल जाएंगे जहां फंक्शन की वैल्यू 1 भी है, -1 भी है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर 1 है तो 1 और 0 का अंतर हर एप्सिलन से कहां कम हो गया, 1/10 से तो ज्यादा है 1 और 0 का अंतर। सर छोटी वैल्यू नहीं ले सकते क्या, छोटी वैल्यू तो लेने हैं, और इसे छोटी वैल्यू 1/लाख करोड़ से छोटी वैल्यू होती है, बड़ी कब होती है, 1/5 लाख। ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि अगर मैं लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो वो कहेगा बता दो फिर क्या लिमिट है। मानो मैंने लिमिट कही कि लिमिट आ रही है 0, जैसे जैसे x 0 पे जा रहा है फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो उसने कहा अगर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है तो जरा fx और 0 का अंतर मेरे दिए हुए एप्सिलन से कम करके दिखाओ, fx और 0 का अंतर मेरे दिए हुए एप्सिलन से कम करके दिखाओ। तो 1/10 से कम मांग रहा है अंतर, 1/10 से कम मांग रहा है अंतर। तो सपोज कीजिए ये डेल्टा, आप डेल्टा आप जितना मर्जी छोटा चूज कर लीजिए, जितना मर्जी डेल्टा छोटा चूज कर लीजिए, यहां पर आपको ऐसे x मिलेंगे जहां फंक्शन की वैल्यू 1 है,
इसी में ऐसे एक्स भी मिलेंगे जहां फंक्शन की वैल्यू -1 है। भाई अंदर तो ग्राफ ऐसे घूम रहा है ना, इसके बीच में तो लाखों करोड़ों बार ग्राफ ऐसे घूम रहा है, यानी इसके बीच में एक्स के लिए वैल्यू -1 और 1 के बीच में चलती जा रही है। जब कुछ ऐसे एक्स मिल रहे हैं जहां वैल्यू 1 है, फिर ऐसे एक्स मिल रहे हैं जहां -1 भी है, हाफ माइनस हाफ सब है, जब उन वैल्यूज को पुट करेंगे तो जब हाफ या 1 या कुछ भी वैल्यू है उनका 0 से अंतर 1/10 से कम कहां हो गया। इसीलिए हम वहां कहते थे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। वो -1 और 1 के बीच में दोलायमान का मतलब ये है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है यहां लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही, इसको हम बोलते हैं इट मूव्स टू रैपिडली। ये इतनी जल्दी तेज घूम रहा है, इट मूव्स टू रैपिडली टू टेंड्स टू अ यूनिक लिमिट। ये इतनी तेज घूम रहा है कि किसी यूनिक किसी फिक्स लिमिट की तरफ बढ़ ही नहीं रहा। ये किसी फिक्स लिमिट की तरफ नहीं बढ़ रहा, ये ऐसे होता जा रहा है बस। इट मूव्स टू रैपिडली टू टेंड्स टू अ यूनिक लिमिट। जो इस प्रकार से दोलायमान हो जाए फिर हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो आपको मुझे एक ऐसा छोटे से छोटा प्रतिवेश देना पड़ेगा कि उस प्रतिवेश में अब मैं कोई भी एक्स चुन लूं, उस प्रतिवेश के अंदर मैं कोई भी एक्स चुन लूं, बट वो डोमेन में होना चाहिए। जैसे यहां प्लस लिखा है तो लेफ्ट साइड वाले डोमेन में नहीं है, तो उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। उस छोटे मुझे एक प्रतिवेश ऐसा आपको देना पड़ेगा, ये एप्सिलॉन तो मैं दूंगा एग्जामिनर, और आपको मुझे एक ऐसा डेल्टा देना पड़ेगा, एक छोटा प्रतिवेश देना पड़ेगा। उस प्रतिवेश में से अब आपको कहना पड़ेगा एग्जामिनर अब तू कोई भी एक्स चुन ले, एफ एक्स और एल का अंतर तेरे दिए हुए एप्सिलॉन से कम हो रहा है, और आप मुझे जितना मर्जी छोटा प्रतिवेश दे दो, मैं उसके बीच में आपको एक ऐसा एक्स दे दूंगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू 1 भी है, और 1 और 0 का अंतर कहां 1/10 से कम है। दैट्स वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन को समझिए। इट मूव्स टू रैपिडली टू टेंड्स टू अ यूनिक लिमिट। लिमिट की परिभाषाएं कुछ इस प्रकार की है, और हम यहां पर ठीक है आपकी किताबों में अगर आप किताबें पढ़ोगे जो एनसीईआरटी की वगैरह की है, वहां लिखेंगे अ नंबर लाइज बिटवीन -1 एंड 1, यानी -1 और 1 के बीच में कोई नंबर मतलब घूमता रहता है, जिसको हम लिखते हैं ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1। जिसे हिंदी में कहते हैं -1 तथा 1 के मध्य दोलायमान। सो हम लिखते हैं इसलिए लिमिट विद्यमान नहीं है, ये लिमिट किसी फिक्स नंबर की तरफ जा ही नहीं रही। इन्फिनिटी भी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। So limit does not exist। अब अगर मैं साइन x अपॉन x1 होता है, मगर कब साइन fx अपॉन fx1 होता है, जब x टेंड्स टू a में fx 0 पे जाए। बट पहले ये डिग्री है, ये तो x है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अपने पता होना चाहिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू पाई एक्स बटा 180 रेडियन। काश यहां पाई बटा 180 भी होता, तो इससे गुना और भाग कर दीजिए। और आप एक बात समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप एक बात समझ रहे होंगे कि x 0 जाने पर ये fx 0 पे जाता है, x इस पे जाने पर ये fx 0 पे जाता है, और अगर x के a पर जाने पर fx 0 पर जाता है, x कहीं भी जो भी लिमिट दी होगी, अगर x के a जाने पर fx 0 पे जाता है तो साइन fx बटा fx 1 को जाता है, तो 1 इंटू पाई बटा 180, 1 अपॉन पाई बटा 180। x टेंड्स टू a पर अगर fx 0 पे जाता है तो साइन fx अपॉन fx 1 को टेंड करता है। ये तो खैर अभी आप थोड़ी देर में जब हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म करेंगे, अनिधार्य रूप करेंगे, तो इन चीजों को
और समझ जाओगे कि साइन एक्स अपॉन एक्स सच में 1 होता है। वरना इसको करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल वाली टेक्निक यूज करते थे, हम लिमिट वगैरह निकालते थे, जो भी करते थे। सॉरी, क्वेश्चन 10th का एक बच्चे ने कहा 0 आंसर। साइन इन्फिनिटी क्या है? -1 और 1 के बीच में दोलायमान। ये -1 और 1 के इन्फिनिटी के आगे भी क्या है? अगर आप कहीं भी किसी को भी इन्फिनिटी मानो, उसके बाद भी साइन -1 और 1 के बीच में ही दोलायमान रहेगा। और जैसे ही फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटी आ गया तो ये आएगा 0। फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटी गिव्स मी वैल्यू 0। finite number upon infinity gives me value 0। तुम्हें समझ आ रहा है ना? हाँ, समझ आ रहा है ना? हाँ जी, वेरी गुड। समझ आ रहा है तो समझ आना भी चाहिए। और पढ़ने के लिए, इसीलिए नहीं आ रहा तो आपको हौसला तो मिलना चाहिए कि पढ़ाई करनी है। और जितने इतनी चीज़ें सोचोगे, इसका मतलब आप खुद सोचो ना कि आपका दिमाग उतना ओपन होगा। और आपके तो मज़े हैं। आप जो बीएससी एमएससी वाले बच्चे हो, अब आपको क्या लगता है, आप में से कुछ बीएससी के स्टूडेंट होंगे, कुछ एमएससी के स्टूडेंट होंगे, बट बीएससी आपके ही साथ या आपका जूनियर नेट की और जैम की तैयारी करते हैं, या आपके बराबर। तो वो भी अब बीएससी के बाद आ रहा है, वो ऐसे थोड़ा ना कहेगा मैं तो बीएससी में कुछ पढ़ा ही नहीं। जैम की तैयारी करने का मतलब, आईआईटी जैम की तैयारी का मतलब पूरे इंडिया से फाइट करने को वो तैयार है। और नेट की तैयारी का मतलब भी वही है। उस समय अगर एमएससी में हमारे पास आएगा बच्चा, या किसी के पास भी जाएगा, हम तो फिर भी बेसिक से लेके चलते हैं। अदरवाइज लोग तो मान के चलते हैं कि बच्चा सब कुछ पहले ही आता है। तो वही बात है। अब जैसे आईआईटी जेई में भी जो बैच बनते हैं, बैच ए, बैच बी, बैच सी, आप किसी आईआईटी जेई की जो कोचिंग पढ़ाते हैं, रेजोनेंस एलन, किसी की भी बात कर लो, तो उनके कई बैचेस होते हैं। मान लो एक बैच नंबर ए या कोई E1 दे देता है, कोई A1 नाम देता है, अलग अलग नाम देते हैं। तो इस बैच को स्पेशल यही टीचर पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या होता है, जो टॉप बैच होता है ना, उसमें टीचर को पढ़ाना नहीं होता है। और उसमें क्या होता है, जैसे टेस्ट हो गए, 3 टेस्ट की एवरेज निकाली जाती है। जो उन 30 टेस्ट के एवरेज में टॉप 100 में आएंगे, उसे स्टार फैकल्टीज पढ़ाएगी। और स्टार फैकल्टी का मतलब है ऐसे चलना, बच्चे तुझे अब यहां पहुंचना है। और बच्चा जो मशक्कत, जिस मशक्कत के थ्रू वो यहां पहुंचने के लिए टीचर को समझने की जो कोशिश करता है, और या फिर A1 बैच में आने की जो उसकी कोशिश होती है, बस उसी कोशिश में उसका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे याद करो, आपने सुपर 30 मूवी भी देखी होगी। ऐसा थोड़ा ना कि ऋतिक ने, चाहे ऋतिक ही था या ABC कोई भी था, तो उसने ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी आया तो पढ़ाना शुरू कर दिया। उन वो बच्चे भी कहते थे भाई हम पढ़ने को तैयार हैं। और ऑब्वियसली उनका सबका टेस्ट हुआ कि उस टेस्ट में जो उस प्रकार का परफॉर्म कर पाएगा उसको ही मैं पढ़ाऊंगा, वरना तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। तो चीजों को, और आपके लिए तो बड़ा एक ये मान के चलो कि मतलब ऐसे सोच के तैयारी करो यार कि फर्स्ट सेकंड ग्रेड काफ़ी आसान है। हमारे लिए जो थोड़ा बहुत मुश्किल है वो हमें साथ साथ जीके की किसी प्रकार की, और जीके की तैयारी भी अभी साथ में रखो। चाहे आपको कोई ABC कहीं से भी करनी है, अगर अभी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो वो चीज़ें इतनी यूज टू हो जाएगी कि वो आ जाएगी। मेरी पर्सनल सलाह है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। अभी आप में से एक बच्चा इधर बैठा है जिसने मुझे बताया था, अभी जैसे होगा अभी भी, अभी मैं चाहूँ तो चैटिंग को वो कर दूँ। हाँ, मेरे को दिख भी रहा है वो बच्चा। उस बच्चे ने बताया था मेरा अभी जो फर्स्ट ग्रेड हुआ उसमें सर 80 क्वेश्चन ठीक थे, मगर मेरे सिर्फ 11 नंबर हैं। पता नहीं 11 क्वेश्चन ठीक थे जीके में। सही कह रहा हूँ ना? तो अब आप सोचो, अगर, तभी कह रहा हूँ जीके तो जो है उसको कभी आप ऐसा नहीं कि पेपर आएगा और 3 महीने में पढ़ लूंगा। सर फर्स्ट पेपर की कोचिंग नहीं कर रही मैं तो,
एक ने रिप्लाई किया, तो नहीं कर रही तो कहीं से परचेज कर लें और उस चीज़ को धीरे धीरे देखते रहें। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो चीज़ों को समझें। तो एक क्वेश्चन करें, जरा देखता हूं आप क्या करते हो। डस्टर कहाँ गया? यदि fx बराबर इसे कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड, टुकड़ों में परिभाषित। x बराबर 0 पे परिभाषित होना जरूरी नहीं है, और है भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड, एक बार जरा अच्छे स्टूडेंट्स की तरह मुझे बता दें कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। जल्दी से बता दें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ये। वेरी गुड सीता, -1 आई है। बिल्कुल, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आई है, जैसा कि हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, कुछ ऐसा। f ऑफ 0 माइनस h, h टेंस टू 0, जब x 0 से कम है, यही तो लेफ्ट हैंड लिमिट है। 0 से कम लेफ्ट, x की जगह -h डाल दिया, और यही राइट हैंड लिमिट की बात करें। निकालें एक बार राइट हैंड लिमिट, जल्दी से राइट हैंड लिमिट निकाल दें। राइट हैंड लिमिट निकाल दें। जी, जरा बता दें आंसर। एक बच्चे ने आंसर दिया है अभी 0, एक ने दे दिया -1। पता नहीं कईयों ने -1 दिया, वो पहले वाले का दिया है कि इस वाले का दिया है, वो तो मुझे पता नहीं। -1 बोलते जा रहे हैं सभी। जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा राइट साइड से, क्योंकि h तो 0 की तरफ राइट साइड से ही जाएगा, क्योंकि h हमेशा पॉजिटिव होता है। cos कहां जाएगा? 1 की तरफ जा रहा है, पहुंचेगा नहीं, यानी 0.9, 0.999, 0.99999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो दिस गिव्स मी वैल्यू 0। 0 और 1 के बीच में आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा। अब माइनस साइन h, ऐसा, ऐसे वाले का उल्टा हो गया। जैसे जैसे h 0 की तरफ आ रहा है राइट साइड से, मेरा आंसर, या साइन h निकाल दो, आगे माइनस लगाता रहना।
अगर साइन का पता है तो कोई बात नहीं, साइन कर लो, आगे माइनस लगा देना। जैसे जैसे आज 0 की तरफ आ रहा है राइट साइड से, कभी आपका आंसर आ रहा है 0.01 तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, कभी 0.001, कभी 0.0001। जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है आपका आंसर छोटा होता जा रहा है, आपका आंसर भी 0 की तरफ आ रहा है, मतलब 0.01 के आगे जब माइनस लगेगा तो -0.01 का आंसर क्या आएगा, -1। सो दिस गिव्स मी -1। सो योर आंसर विल बी -1। सो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। आज फिर अपने घर में जो आपके पास राजस्थान बोर्ड या कोई किताब पढ़ी हो वो करना। कल मैं अलजब्रा ऑफ लिमिट्स और सैंडविच थ्योरम और इनडिटर्मिनेट फॉर्म की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय। अपना घर पे थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहें। समझ आया ना आज कुछ? हाँ स्टूडेंट्स।